हेलो नमस्कार। राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। हमने भारतीय संविधान को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने संविधान सभा को कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने संविधान सभा के जो क्वेश्चन थे उनको भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे चलने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पूरा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो प्रस्तावना होती है वो क्या होती है। तो जैसे हमारा एक परिचय होता है, हमारा एक परिचय पत्र होता है, उसमें हमारे बारे में सारी डिटेल्स तो नहीं लिखी होती, लेकिन कुछ सार रूप में लिखा होता है कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत लिखा होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट लिखा होता है। वैसे ही जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें पूरा संविधान तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो संविधान की महत्वपूर्ण बातें हैं कि संविधान में क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें प्रस्तावना में लिखी होती है। तो जो प्रस्तावना होती है वो संविधान का एक परिचय होती है, ये संविधान का सार होती है, या इसी को कह सकते हैं कि यह संविधान की भूमिका होती है। जो संविधान है उसमें प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमें उसी से पता चलता है कि संविधान में क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। जो प्रस्तावना है वो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल की गई थी, फिर उसके बाद में कुछ अन्य देशों ने भी उसे अपनाया, फिर ऐसे ही भारत देश में भी प्रस्तावना को अपनाया गया। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो प्रस्तावना है ये संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो हमने देखा कि जो प्रस्तावना है उसको सबसे पहले अमेरिका के संविधान में अपनाया गया था, फिर कुछ अन्य देशों ने अपनाया, फिर भारत ने भी अपनाया। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है N.A. पालकीवाला। उन्होंने जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा था कि यह संविधान का परिचय पत्र है। जैसे हमारा एक परिचय पत्र होता है वैसे संविधान का भी एक परिचय पत्र है, ये कहा था N.A. पालकीवाला ने। तो हमने क्या देखा कि इसे सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किया गया था। यह संविधान का परिचय पत्र है, या इसी को भूमिका भी कह सकते हैं। जो N.A. पालकीवाला है उन्होंने कहा था कि यह संविधान का परिचय पत्र है। जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है उसी पर आधारित है हमारे देश की प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना। जो 42वां संविधान संशोधन है, प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके माध्यम से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। उसके माध्यम से इन 3 शब्दों को शामिल किया गया। केवल एक ही बार संशोधन हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। हम समझ लेते हैं अब कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, पहले यहां तक याद रखना है क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, उसके बाद में हमें याद रखना है तथा इसके समस्त नागरिकों को। अब यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? एक तो सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक न्याय है और एक राजनीतिक न्याय है। तो 3 प्रकार के न्याय प्रदान किए जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर उसके बाद में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर आगे चलते हैं। देखिए, हमने देखा कि 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। फिर समता दी गई है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला। एक बात की गई है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की जो एकता है उसको एक बनाए रखती है। जो अखंडता है, इसके भाग नहीं किए जा सकते, इससे कोई देश का जो भाग है, राज्य का जो भाग है वो पृथक नहीं हो सकता। अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने वाला, बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना। तो बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमने देखा था संविधान सभा वाले चैप्टर में कि संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। वही यहाँ पे बात की गई है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम आगे चलते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके 4 तत्व हैं। 4 तत्व में से सबसे पहला है संविधान की शक्ति का स्रोत, दूसरा है भारत की प्रकृति, तीसरा है संविधान के उद्देश्य, चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। इसमें सबसे पहला है संविधान की शक्ति का स्रोत। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान को शक्ति कौन प्रदान करता है? तो संविधान को जो शक्ति प्रदान करते हैं वो भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द ही ये, पहली लाइन ही यही लिखी गई है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ही हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग ही हैं। दूसरा है भारत की प्रकृति, भारत का नेचर कैसा है? तो जो भारत का नेचर है वो है संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक। भारत का स्वरूप कैसा है? भारत का नेचर कैसा है? संप्रभु है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। हम इनको पूरा समझने वाले हैं कि संप्रभु क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथनिरपेक्षता क्या होती है,
लोकतांत्रिक व गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है। उसके बाद में हम संविधान के उद्देश्य, तीसरा तत्व है संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो संविधान के उद्देश्य है न्याय प्रदान करना, न्याय देना, स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, समता को सुनिश्चित करना और बंधुत्व की भावना को विकसित करना। यह है संविधान के उद्देश्य। चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। प्रस्तावना का चौथा तत्व है संविधान लागू होने की तिथि। तो संविधान लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये चौथा तत्व है 26 नवंबर 1949। तो प्रस्तावना के चार तत्व हो गए। पहला, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? तो हम भारत के लोग हैं। दूसरा, भारत की प्रकृति क्या है? तो भारत संप्रभु है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। उसके बाद में संविधान के उद्देश्य क्या है? संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। उसके बाद में संविधान लागू होने की तिथि, तो संविधान लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949। ये चार तत्व हो गए। तो हमने अब तक देख लिया कि हमने सबसे पहले देखे कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखे, यहाँ पे हमने संविधान की प्रस्तावना को पूरा देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। यही मूल संविधान की प्रस्तावना है जो मूल संविधान के फ्रंट पेज पर लिखी हुई है। यहाँ पे हमने प्रस्तावना के तत्व देख लिए। अब हम कुछ प्रमुख शब्द देखने वाले हैं। प्रमुख शब्द में हम सबसे पहले देखते हैं संप्रभुता, क्योंकि यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब प्रभुत्व संपन्न यहाँ पे है, ये जो प्रभुत्व संपन्न है यही है प्रभुता, जो कि वहां पे लिखा हुआ है संप्रभु। तो संप्रभुता को देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे समाजवादी को, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है समाजवादी, ये लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं पंथ निरपेक्षता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखने वाले हैं लोकतांत्रिक, गणतंत्र। उसके बाद में न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, समता क्या होती है और बंधुत्व क्या होता है। हम ये शब्द देखने वाले हैं। उसके आधार पर हमें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पूरी समझ में आएगी। तो हम उसमें सबसे पहला शब्द देख लेते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत या कोई भी अन्य देश जो भी संप्रभु है उसके आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह अपने आंतरिक निर्णय और जो बाह्य निर्णय हैं वो पूरी स्वतंत्रता के साथ ले सकते हैं, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो संप्रभुता का अर्थ यही होता है कि आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र होना, किसी का भी हस्तक्षेप ना होना। दूसरा है समाजवादी। जो समाजवादी शब्द है ये एक हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में मैडम इंदिरा गांधी के समय पे। उस समय पे तीन शब्द जुड़े थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसमें सबसे पहला है समाजवादी। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ होता है सामाजिक और आर्थिक समानता। अब सामाजिक समानता क्या होती है? तो सामाजिक समानता होती है किसी भी व्यक्ति के साथ ना रंग के आधार पर भेदभाव करना, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं,
किसी भी आधार पर इन दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या क्या हो गए? रंग के आधार पर, जाति, लिंग, उसके बाद में जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा कि कौन कहाँ पे जन्मा था, कोई पहाड़ी कोई शहर में जन्मा था, कोई गांव में जन्मा था, इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये हमने देखे कि जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, या लिंग के आधार पर, या पंथ के आधार पर, या धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। तो इसी प्रकार के जो भेदभाव हैं उनको नहीं करना ही सामाजिक न्याय होता है। सामाजिक न्याय जिसमें ये सभी शामिल होते हैं कि किसी भी आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। दूसरा है आर्थिक समानता। पहली हमने देखी सामाजिक समानता, यानी सभी समान होंगे इनके आधार पर। उसके बाद में आर्थिक समानता, यानी कि कोई चाहे अमीर हो चाहे गरीब, उसको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, उसके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो। तो यही होता है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना। किसी के भी साथ जाति, रंग, लिंग, पंथ, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद में अगला शब्द है धर्मनिरपेक्ष। जो पंथ निरपेक्ष है वही धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्म समान हैं, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, यही होता है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं है, राज्य की नजर में सभी धर्म समान हैं। अगर किसी को बढ़ावा देना होगा तो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता राज्य। यहाँ पे राज्य से मतलब है देश या राष्ट्र। हम अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे जिसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। उसमें लिखा हुआ है राज्य। उसमें हम राज्य में देखेंगे कि क्या क्या सम्मिलित होता है। लेकिन अभी यहाँ पे समझते हैं कि राज्य का मतलब देश से है, राष्ट्र से है। तो राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है और सभी धर्म क्या है? समान है राज्य की नजर में। और इसे भी जोड़ा गया था 42वां संशोधन। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो हमने 3 शब्द देख लिए, संप्रभुता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। तीसरा है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, जो भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होना, जहां पे लोगों का शासन हो, वही होता है लोकतंत्र। जो सारी शक्तियां हैं वो जनता के हाथ में हो, उसे कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें सारी शक्तियां जनता के हाथ में होती है और जनता ही शासन चलाने का कार्य करती है। सर्वोच्च शक्ति का काम जनता के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जैसे हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं, एमएलएस को चुनते हैं, एमपीस को चुनते हैं, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं
उनके द्वारा सरकार चलाने का कार्य किया जाता है। इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्र दो प्रकार का हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है यह भी दो प्रकार का होता है। पहला संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रपति लोकतंत्र। जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें जो संसद होती है उसके द्वारा संपूर्ण शक्तियों का संचालन किया जाता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका जो कि कानून लागू करने का कार्य करती है और विधायिका जो कि कानून बनाने का कार्य करती है। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय शासन में। दूसरा है राष्ट्रपति लोकतंत्र। जो राष्ट्रपति लोकतंत्र होता है इसमें जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। तो हमने भारत में जो लोकतंत्र है वो एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें जो समस्त शक्तियां होती है वो कार्यपालिका में के हाथों में होती है और जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है गणतंत्र। देखिए, एक होता है राजतंत्र और दूसरा होता है गणतंत्र। पहले हम राजतंत्र को समझ लेते हैं कि राजतंत्र क्या होता है। तो जो राजतंत्र होता है उसमें जो समस्त शक्तियां होती है वो एक राजा के हाथ में होती है। राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। इसमें वंशानुगत शासन शैली चलती है, जैसे ब्रिटेन में होता है। राजा का पुत्र राजा या रानी भी हो सकती है। तो इसमें वंशानुगत शासन चलता है, किसमें? राजतंत्र में। लेकिन जो गणतंत्र है इसमें राज्य का प्रमुख या तो प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र में लोगों द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है, वो या तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा या अप्रत्यक्ष रूप से। उसे ही कहते हैं गणतंत्र, जो कि एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, ना कि पूरे जीवन के लिए। जो राजतंत्र होता है उसमें तो पूरे जीवन के लिए, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसका शासन चलता रहेगा। गणतंत्र में ऐसा नहीं है, निश्चित समय के लिए चुनकर आता है राज्य का प्रमुख। अगला है न्याय। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तीसरा है सामाजिक न्याय को हम समझते हैं तो समाज में जितने भी लोग हैं उनके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे रंग के आधार पर हो, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं, न धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय जो है इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं होगी, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सभी समान होंगे। तो आर्थिक आधार पर यानी धन के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही है आर्थिक न्याय। तीसरा है राजनीतिक न्याय। सभी को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी चुनाव में भाग ले सकते हैं, सभी लोकतंत्र में समान रूप से भाग ले सकते हैं, यही है राजनीतिक न्याय। अगला है स्वतंत्रता। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कोई भी कैसे विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, अपना विश्वास मानने की स्वतंत्रता होती है, आपका किसी पे भी विश्वास हो। धर्म, अपना कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख हो या ईसाई,
सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता, कोई भी वर्शिप कर रहे हो आप उसकी स्वतंत्रता है, आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। अगला है समता, सभी को समान अवसर प्रदान करना, प्रतिष्ठा की समता हो, अवसर की समता हो, कोई भी गरीब अमीर नहीं होगा, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी आधार पर, चाहे रंग हो, लिंग हो, जाति हो, धर्म हो, भाषा हो, किसी भी आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही ये समता, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला है बंधुत्व, तो भाईचारे की भावना विकसित करना ही बंधुत्व है। सभी लोग प्रेम और सौहार्द के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, यही है बंधुत्व, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि कुछ लोगों के द्वारा कहे गए थे, इनमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। इन्होंने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है, कि जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कहा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। दूसरे है के मुंशी, इन्होंने कहा था कि जो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य जो है उसका भविष्य फल है प्रस्तावना। तो के मुंशी ने कहा था कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है प्रस्तावना। अर्नेस्ट वार्कर, इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का कुंजी नोट है। अर्नेस्ट वार्कर ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का कुंजी नोट है। और संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है। जैसे हमारी एक आत्मा होती है वैसे ही संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना है। ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। अब एक प्रश्न उठता है कि संविधान का भाग है या नहीं। जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। एक वाद आया था, एक मामला आया था जो कि सर्वोच्च न्यायालय में चला था, उसका नाम था बेरूबाड़ी वाद। ये 1960 में आया था। अब इसमें पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय से कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर उसके बाद में एक वाद आया, केशवानंद भारती वाद 1973 में। इसमें कह दिया सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मामला पलटते हुए, अपना जो निर्णय दिया था उसको पलटते हुए कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक भाग है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय पलट भी सकता है, तो उसने पलट के कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक भाग है। तो हमने क्या क्या देखा कि संविधान का भाग है या नहीं। तो बेरूबाड़ी संघ मामला में जो कि 1960 में आया था, इसमें कहा गया था कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। और केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि यह संविधान का भाग है, जो कि 1973 में आया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि जो प्रस्तावना है, क्या हम इसको लेकर, इसमें जो बातें लिखी हुई है इसके आधार पर क्या हम न्यायालय जा सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि नहीं, हम न्यायालय में इस वाद को लेकर नहीं जा सकते कि प्रस्तावना में कोई बात लिखी है और वो हमारे साथ नहीं हो रही है, तो इसके आधार पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि ये गैर न्यायोचित है, इसके आधार पर आपको न्याय नहीं मिल सकता। दूसरा है प्रस्तावना के शब्द। हाँ, प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे।
प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, और जो प्रस्तावना की जो भाषा है, जो भाषा लिखी हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? हमने देख लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। यहाँ पे हमने प्रस्तावना को देखा है, जिसमें हम भारत के लोक से लेकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, पूरी देखी हमने। हमने प्रस्तावना के तत्व देखे हैं कि प्रस्तावना के क्या क्या तत्व होते हैं, प्रमुख शब्द देखे हैं, जैसे संप्रभुता क्या होती है, समाजवाद क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व, ये सारे हमने देखे। कुछ महत्वपूर्ण कथन देखे, जिसमें कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। केम मुंशी ने कहा था कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है प्रस्तावना। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि यह संविधान का कुंजी नोट है। जो ठाकुरदास भार्गव है, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा था। हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा है कि यह संविधान का भाग है या नहीं। तो जो बेरुबाड़ी वाद आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जो केशवानंद भारती वाद आया 1973 में, उसमें कह दिया गया कि यह संविधान का ही एक भाग है। कुछ फैक्ट देखे, क्या न्यायोचित है या नहीं, हम इसे लेकर न्यायालय जा सकते हैं कि नहीं, तो उसमें उसका आंसर है ये गैर न्यायोचित है, हम इसे लेकर न्यायालय नहीं जा सकते। इसके जो शब्द हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, परंतु जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये जो हमारा प्रस्तावना का जो पूरा चैप्टर है, ये आज समाप्त होता है। हम कल इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिन्हें हम देख लेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।